चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, इससे पहले इक्वेशंस क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। इक्वेशंस क्या होता है, किसी को पता है इक्वेशंस? देखिए सपोज कीजिए मैंने बोला कि दो दोस्त हैं, दोनों की एज को प्लस करके 21 ईयर्स आता है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी कोई दो दोस्त है मान लेते हैं, तो ए और बी को प्लस करके 21 आता है। तो क्योंकि इसमें ए और बी अननोन क्वांटिटीज है और बीच में इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी हो और इक्वल टू का इक्वालिटी का साइन हो, तो वो एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि वही इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, जैसे sin x इज इक्वल टू हाफ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। cos x इज इक्वल टू हाफ, या sin x प्लस cos x इज इक्वल टू मान लेते हैं √2, ठीक है ना। या sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 5। ये सब इक्वेशन जो है ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर हमें पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो आप फट से बोलोगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, पर हम लोग डिग्री में ना बोल के हम लोग बोलेंगे ये रेडियन में π/6 होगा। पर इसके और बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। क्यों हो सकती है बहुत सारी वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। मैंने आपको बताया है पहले, पीरियोडिक क्या होता है कि उसकी वैल्यू बार-बार रिपीट करती है। जैसे आप ध्यान से देखो, जो π/6 sin π/6 जो होता है वो sin 7π/6, 7π/6 में वही होता है, और भी 2π प्लस करते जाओ और बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो हमारे पास समस्या क्या होगी कि अगर मैं ऐसे कोई इक्वेशन देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया x + 2 = 7, तो x = ऑब्वियसली क्या होगा 5, सिर्फ यही एक इसका सॉल्यूशन होगा। पर इसके क्या है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो अंतर है जबरदस्त, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक ही वैल्यू आ रही है। अगर आप लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गए तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 वेरिएबल हो गए तो 3 सॉल्यूशन आएंगे मैक्सिमम। पर इसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से समझते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए हमें यह समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, ये याद रखिए, ठीक है ना। पर इसीलिए हमने सॉल्यूशन को क्या किया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि सॉल्यूशन आपको 0 से 2π के बीच में देना है, 0 से 2π के बीच में ही देना है, ठीक है ना। मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में जो आंसर्स आएंगे, जितने आंसर आएंगे, मान लीजिए 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 3 जितने भी आ रहे हैं, जनरली 2 आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि सारे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग सारे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि n के फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 4 6 8 10, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इवन नंबर का सेट है ना, तो हम लोग इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे 2n का मतलब क्या है, n जो है n एक नेचुरल नंबर, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये मैं सेक्शन में पढ़ाऊंगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की जगह ये एक जनरल फॉर्म हो गया, क्या n की जगह तुम 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, 4 डालोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जब हम लोग स्पेसिफिक सॉल्यूशन देंगे इस इंटरवल के बीच में, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से, जनरल सॉल्यूशन में से ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलता है। जैसे इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें से जो 0 से 360 के बीच में है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे।
ठीक है ना, टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि आंसर जो है वो 0 से 360 डिग्री या 0 से 2 पाई के बीच में ही आएगा, आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि सॉल्यूशन जो है दैट इज थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही कर सकते हैं। हाँ, तो इसका ये अभी देखो ध्यान से, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब इसको मैं ट्रिक को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसमें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, जैसे मैंने पहला दिया sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। मान लीजिए इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। वी हैव sin थीटा इज √3/2। ध्यान दो, तुमने 0 से 90 का जो टेबल है ना, जो हमने 10 में ही सीखा था, वो टेबल आपको याद होना चाहिए, और 11 में जो सीखा है वो तो होना ही चाहिए। अब ध्यान से देखिए sin थीटा √3/2 मतलब पॉजिटिव है। अब sin थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है sin थीटा पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान रखो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो sin थीटा √3/2 कब होता है, sin 60 डिग्री मतलब π/3। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, तो अल्फा का वैल्यू, ये जो मैंने देखो यहाँ पे अल्फा लिखा है या पाई माइनस अल्फा लिखा है, तो ये अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह अब क्या हो गया π/3, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू sin π/3 और sin पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा ये वाला, पाई माइनस π/3, यही दोनों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा sin π/3 और sin इसको सॉल्व कर दो तो 2π/3, समझे ना। मतलब यहाँ पे sin थीटा की दो वैल्यू हुई, क्या दो वैल्यू हुई, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3 और 2π/3 इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ध्यान दो, मैंने ये जो अल्फा निकाला वो अल्फा इसमें पुट कर रहा, अपने आप आंसर आ जाएगा। अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालने के टाइम में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको इस तरह से लिखना है और इसमें जो लिखेगा वही अल्फा होगा, ठीक है ना। मतलब जो एंगल है वो अल्फा होगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें फटाफट, फटाफट देखिए इसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, मान लो मैंने लिया cos थीटा इज इक्वल टू -½ मान लो मैंने ले लिया -½ अब इसको कैसे करें, तो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू -½ ठीक है ना। अब cos थीटा जो है वो क्या है, -½ मतलब नेगेटिव है, ठीक है ना। अब नेगेटिव cos नेगेटिव कब कब होता है, इसमें इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, आपको पता होगा ऑल साइन tan cos, तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos भी पॉजिटिव होता है, इन दोनों में cos पॉजिटिव होता है, इन दोनों में cos नेगेटिव होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, पाई माइनस अल्फा यहाँ पर होगा और यहाँ पे पाई प्लस अल्फा,
तो आपको सबसे पहले अल्फा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, ये क्या है, साइन हाफ कब होता है, पाई बाई 3 पे ही होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब है अल्फा क्या हो गया, पाई बाई 3, ठीक है ना। जो एंगल यहाँ पर आ जाए वही होता है, तो इसलिए सॉरी कॉस है ना, कॉस, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह पाई बाई 3 डालो और कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, उसको एलसीएम ले लिया तो 2 पाई बाई 3 और कॉस 4 पाई बाई 3, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो cos पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है और 180 प्लस थीटा भी cos है क्या, 180 प्लस थीटा इज आल्सो माइनस cos थीटा, ठीक है ना। तो इसलिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 इज द रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिया मैंने tan 3x by 2 इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिया -1, ठीक है ना। अब इसको कैसे करें, तो वी हैव tan 3x by 2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए tan का वैल्यू -1, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमने बोला tan कब कब माइनस होता है, तो इसमें माइनस होता है और इसमें माइनस होता है, मतलब पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली tan 3x by 2 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 4, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, tan 3x by 2 इज इक्वल टू tan, अब यार ध्यान दीजिए माइनस नहीं होगा, ये दोनों जैसे लगा है, तो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और tan पाई माइनस पाई बाई 4, ध्यान दो माइनस डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस अपने आप ही बाहर करता है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ऐसे लिख देना उसको। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 4 और tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। ये क्या है, tan 3x by 2, तो 3x by 2 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7 पाई बाई 4 इंटू 2 बाई 3 और 3 पाई बाई 4x इंटू 2 बाई 3, ध्यान से देखो 3 बाई 2 था इसलिए ऊपर दूसरा जाके 2 बाई 3, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे कट नहीं रहा है, सिर्फ वो कट रहा है, तो 7 पाई बाई 6 ये हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 3 कट गया, 2 2 भी कट गया, है ना। तो x पाई बाई 2 हो गया, पाई है ना, तो कितना हो गया, यहाँ 3 3 कट गया, तो पाई बाई 2, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल ठीक है, देख लीजिए फटाफट।